हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आई क्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो है पेपर वो सीडीपी बेस्ड है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने कई जो है पेपर्स जो है अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो भी पेपर सॉल्व नहीं किए हो तो इसे भी पेपर सॉल्व कर लीजिए। अब तक टोटल में जो है सीडीपी में करीब करीब जो है मैंने 20 पेपर्स जो है, शायद मैंने 20 पेपर्स जो है अपलोड कर दिए होंगे। ठीक है, तो आप वो पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं। हर पेपर में जो है 30 से 35 क्वेश्चंस जो हैं अपलोड है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस जो होंगे आपको करने के लिए आपके पास अवेलेबल हैं। अभी आपका एग्ज़ाम जो है 20 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो अभी आपके पास समय है। पेपर्स जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स लगाने का प्रयास कीजिए। यही इकलौती ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है। किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपना जो है परीक्षण खुद नहीं करेंगे, आप अपना टेस्ट खुद नहीं लेंगे। और वो टेस्ट जो होगा आप अपने पेपर्स के माध्यम से ले सकते हैं कि आपको 30 में से कितने नंबर हैं और आपके अंदर क्या कमियां हैं। ठीक है, मैं इस पेपर्स के माध्यम से जो है आपको विस्तृत जो है समझाने की प्रयास करता हूँ कि किस तरीके से जो है आंसर आएगा इसका और आंसर क्या है, और इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पेपर्स को सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। आज के लिए चलिए शुरू करते हैं। आज का टारगेट रखते हैं इस वीडियो के लिए 50 लाइक्स का। देखिए मेरा स्टाइलस भी चल नहीं रहा है, उसके बाद भी मैं क्लास लेने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार जो है डैश के एक शिक्षक डैश के द्वारा जो है सीखने को संवर्धित कर सकता है। देखिए इसका ऑप्शंस, विद्यार्थियों से वास्तविक उपेक्षाएं रखने और अपेक्षाओं का जो है एक रूप स्तर रखने, और विद्यार्थियों से जो है किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, और विद्यार्थी से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए एक शिक्षक जो है विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा जो है सीखने को संवर्धित कर सकता है। इसका आंसर ए नंबर है। ठीक है, ये इस जो है अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार ये देखिए किसका है, तो ये स्कीनर का जो है अब स्कीनर ने कहा था कि अभिप्रेरणा को जो है सीखने का राजमार्ग कहा था, इन्होंने सीखने का रास्ता कहा था। अभिप्रेरणा का संबंध है मोटिवेशन से, ध्यान रखिएगा ये मोटिवेशन से संबंधित है। व्यक्ति को जो है कार्य करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ये एक आंतरिक मन होता है, मन के अंदर जो होता है ना, कहते हैं ना झांकने का प्रयास करो, अपने मोटिवेट होने का प्रयास करो, प्रयत्न करो। तो आंतरिक मन की वो शक्ति होती है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है, प्रेरित करती है। तो उसी को मैंने मोटिवेशन कहते हैं। तो एक शिक्षक का कार्य होता है कि वो किसी जो है विद्यार्थियों के से जो है वास्तविक उपेक्षा रखने के द्वारा जो है सीखने को संवर्धित कर सकता है। ठीक है, तो सही इसका आंसर है ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण बाल अवस्था से, शैशवावस्था से और पूर्व बाल्यावस्था से। देखिए इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए विकास की जो है प्रक्रिया शुरू हो जाती है प्रसव पूर्ण बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, सेफेलोकॉडल आप समझते होंगे, जिसमें पहले सर बनता है और फिर प्रक्रिया शुरू होती है। तो सेफेलोकॉडल के अनुसार अगर देखा जाए तो सर से पैर की ओर की अवस्था होती है। तो विकास एक तरीके से सर से पैर की ओर चलने वाली अवस्था होती है, प्रसव पूर्व अवस्था होती है। हार्लॉक ने इस टाइम पीरियड को जो है 280 डेज माना है, ध्यान रखिएगा 280 डेज माना है। ठीक है, तो ये करीब करीब 9 महीने का दिन होता है, 9 महीने में जो है प्रसव प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे, इतना सबको पता होगा। ठीक है, पर ये पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा, जो विकास की प्रक्रिया होती है वो सिर टू टो होती है, ध्यान रखिएगा सर से पैर की ओर जाती है, जिसे सेफेलोकॉडल कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकरण करने की योग्यता डैश कहलाती है। देखिए तो हमें बोल रहा है कि गार्डनर का जो है बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था, जिसके सिद्धांत के अनुसार कुछ 8 प्रकार के जो है इंटेलिजेंस की बात कही गई थी। ठीक है, बुद्धियों की बात कही गई थी, उसमें से पशुओं, खनिज, पेड़ पौधों को पहचानने का जो है कौन सी जो है इंटेलिजेंस होती है, तो वो कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत। ठीक है, जिन व्यक्तियों में जो है नेचर के प्रति जो है प्रेम होता है, नेचर के प्रति समझ होती है। देखिए कई लोगों को जो है पेड़ों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है। ठीक है, खनिज संपदाओं के बारे में अच्छी नॉलेज होती है कि कौन सी मिट्टी जो है इस पेड़ के लिए सही रहेगी, कौन सा जो है इसमें रासायनिक जो है खनिज पड़ना चाहिए, सल्फर पड़ेगा कि नाइट्रोजन पड़ेगा, सही है ना। ठीक, तो पेड़ों के बारे में जानकारी होती है कि कौन सा पेड़ ऑक्सीजन ज़्यादा देता है,
कौन सा पेड़ जो है अच्छा नहीं होता, कौन सा पेड़ आपको घर में लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ों की पहचान होती है। और कुछ जो है तार्किक बुद्धि, जैसे ऑप्शन एक देखिए, तार्किक गणितीय बुद्धि, ये जो है व्यक्ति को जो है मैथमेटिक्स की अच्छी पहुंच पकड़ होती है। मैथमेटिक्स में वो बिना मतलब गणनाओं के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते। कई लोगों को आपने देखा होगा मैथ को जो बिना पेपर पेन के सॉल्व कर डालते हैं, ठीक है, तो उसे उन्हें उनकी जो है तार्किक गणितीय बुद्धि अच्छी होती है। भाषिक बुद्धि के अंतर्गत जो है व्यक्ति का जो है भाषा अच्छी होती है, भाषा में पकड़ होती है, इन द सेंस कहने का मतलब है कि वो जैसे जो कविताएं लिखते हैं, शायरी कर देते हैं, है ना, कहानियाँ लिखते हैं, जो पिक्चरों की कहानियाँ होती हैं, उनकी भाषाई बुद्धि अच्छी होती है। उनको अगर उनको मैथ दे दोगे तो वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और मैथ वाले को जो है अगर गणित दे दोगे, और मैथ वाले को जो है भाषाई बुद्धि वाला काम दे दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्थानिक बुद्धि वाले व्यक्ति को स्थान की पहुँच समझ होती है, खाली स्थान की समझ होती है। जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं ना, घर का इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं, उनको स्थानिक बुद्धि होती है। या खेलकूद वालों को भी स्थानिक बुद्धि का ज्ञान होता है। जैसे कि मान लीजिए एक फुटबॉल है, फुटबॉल रख पड़ी है और उसको गोल करना है, तो उसे ये अंदाज़ा होता है कि किस गति से मैं बॉल अगर फेंकूंगा और किस कॉर्नर फेंकूंगा, किस स्थान पर फेंकूंगा, तो ये व्यक्ति जो है गोलकीपर वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि जो है औसत होती है, ध्यान रखिएगा, अधिकांश व्यक्तियों की जो है बुद्धि औसत बताई जा रही है, और कम लोग जो है वो प्रतिभा संपन्न होते हैं। मतलब प्रतिभा संपन्न कौन से होते हैं? वो 140 के प्लस के ऊपर वाले, जिनका आईक्यू होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो बहुत कम लोग होते हैं जो प्रतिभा संपन्न होते हैं, और बहुत कम व्यक्ति जो होते हैं वो जो मंदबुद्धि होते हैं। तो ये कथन जो है डैश के प्रतिस्थापित जो है सिद्धांत पर आधारित होते हैं। देखिए, तो ये बुद्धि के और जातीय विभिन्नताओं पर आधारित है, या बुद्धि के वितरण, या बुद्धि की वृद्धि, और या बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो देखिए, ये बुद्धि के जो है वितरण से संबंधित रखता है। ठीक है, बुद्धि से वितरण से संबंधित रखता है। ठीक है, तो आमतौर पे माना जाता है कि 90% लोग जो है सामान्य बुद्धि के होते हैं, जिनका आईक्यू 90 से 110 के बीच में होता है। ठीक है, और उसमें से 15% जो है वो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, जिनका आईक्यू बहुत अच्छा है। जैसे आइंस्टाइन का कहा जाता था 160 प्लस, उनकी जो है आईक्यू लेवल 160 प्लस मानी जाती थी। अब आप समझ लीजिए प्रतिभा संपन्न के ऊपर भी वो चले गए। ठीक है, तो इसी तरीके से, और बहुत कम होते हैं जो मंदबुद्धि होते हैं, तो वो भी 5 से 10% के बीच में जो है मंदबुद्धि के लोग होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। सहयोगी अधिगम में जो है अधिक उम्र के प्रवीण जो है विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। मतलब सहयोगी अधिगम मतलब हेल्पिंग जो है लर्निंग के द्वारा, मतलब एक दूसरे के सहयोग से सीखना है हमें। तो अधिक जो उम्र के व्यक्ति होते हैं, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, ठीक है, सहयोगी, हमारे आसपास पड़ोस के जो लोग होते हैं, हमारे जो है दोस्त यार होते हैं, हमारे भाई होते हैं, जिनको जो है जो जो जैसे 9th क्लास में वो पढ़ चुके हैं, और अब आप 8th में हैं, और अब आप 8th से 9th क्लास में जा रहे हैं, तो हमारा भाई जो है 9th क्लास के बारे में अच्छे से जानता है, क्योंकि वो 10th में गया है। ठीक, तो वो सारी चीज़ें बता सकता है। तो प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। तो वो शिक्षा में ही मदद करेंगे। तो देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं पहले। वो गहन प्रतियोगिता में मदद करते हैं, या उच्च नैतिक विकास में मदद करते हैं, या समूह में द्वंद्व फैलाने में मदद करते हैं, या उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित करते हैं। तो देखिए ये बच्चे जो होते हैं एक दूसरे के दूसरे बच्चों के अंदर उच्च उपलब्धि मतलब उच्च ज्ञान क्षमता का विकास करने का प्रयास करते हैं, और उनके अंदर आत्मसम्मान जो है विकसित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं जो मदद करते हैं, उनके अंदर जो है एक तरीके से भावनात्मक जो है कंटेंट ज़्यादा होता है। मतलब इमोशंस होंगे तभी तो वो मदद करेगा। जिस व्यक्ति में इमोशंस ही नहीं होगा वो तो मरते हुए आदमी को भी छोड़ के निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए भावनात्मक ऐसे बच्चों में लगाव ज़्यादा होता है। ठीक है, मदद करने की जो है वो हमेशा मदद करने के लिए प्रेरित रहते हैं। ठीक, तो उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान जो है विकसित होता है ऐसे इनकी मदद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल है, लेकिन अक्सर बच्चे जो है इन ऐसे क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। मैंने ना एक वीडियो बनाया है, ठीक है, 2 दिन पहले, जिसको अगर आपने नहीं देखा है, टैग वर्ड्स, ठीक है, वो टैग वर्ड्स वाला आप वीडियो ज़रूर देखिए। मैं ज़रूर कह रहा हूँ, इससे क्या होगा, मैंने इसमें कुछ पॉजिटिव और निगेटिव टर्म्स जो है पे चर्चा करी है। ठीक है, अगर आपको पेपर में ये वर्ड दिख जाए तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, तो मैंने उसको बाकायदा बहुत समझाया है, बहुत अच्छे से इसको जो है समझाने का प्रयास किया। ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मैं इसको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, और कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा। पर ये आपको ज़रूर देखना है। सीटेट में अच्छे अगर मार्क्स लाना चाहते हैं, मेरी गारंटीड है कि अगर आप इस टैग वर्ड्स को देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके
इस टैग वर्ड से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चंस आएंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, वो आप गलत नहीं होंगे। मतलब आप 30 में 30 लाने की क्षमता रखते हैं सिर्फ केवल ये टैग वर्ड्स देख करके। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को पेपर करने के बाद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यह पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को जो है सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो कहलाता है। देखिए, पूर्व में जो भी आपने सीखा है आगे आने वाली सीखने वाली किसी भी चीज़ को प्रभावित नहीं करेगा, ये कहना चाह रहा है। तो ये अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है, या अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, या अधिगम का सकारात्मक, या अधिगम का नकारात्मक स्थान। तो देखिए, ये अधिगम का जो है शून्य स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, इसका 6 का ए है। जब पूर्व ज्ञान का संबंध जो होता है वो नवीन ज्ञान से नहीं होता है, तब उसे कहते हैं अधिगम का जो है शून्य स्थान। मतलब हमने पुराने से कुछ भी नहीं सीखा। कहने का मतलब, अगर आपने मान लीजिए भूगोल पढ़ाई की, भूगोल पढ़ रहे हैं और अब आप जो है गणित सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, मैथ लगाना चाहते हैं। अब गणित और भूगोल का तो कोई संबंध नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, तो भूगोल जो है आपको गणित में कोई मदद नहीं करेगा, तो इसे कहते हैं शून्य स्थानांतरण। और अगर मान लीजिए आपने भूगोल पढ़ा और आपके गणित में ऐसी कुछ हुआ कि मान लीजिए आपको अधिगम में जो है पॉजिटिव, मान लीजिए कुछ फ़ायदा हो रहा है पढ़ने से, तो आपको उसको कहेंगे सकारात्मक। और अगर आपने कुछ पढ़ा और उससे जो है आपके नकारात्मक चीज़ें हो रही हैं, मान लीजिए आपने कोई चीज़ याद की और उसके चक्कर में जो है आप थ्योरी, जैसे अपवाद होता है ना, अपवाद तो कई बार सुना होता है। अपवाद होता है कि मान लो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और कभी कभी कहते हैं कि अरे ये तो कुछ नियमों पे आधारित हो सकता है इसलिए ये हो सकता है। तो कई बार बच्चा जो है कंफ्यूज होने लगता है, तो वो नकारात्मक स्थानांतरण भी कहलाया जा सकता है ना। कुछ हम अच्छा सीख रहे हैं, कुछ निगेटिव सीख रहे हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं सीख रहे हैं। ठीक, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अगर कल को क्वेश्चन आ जाए तो कि मतलब पूर्व ग्रह से जो है कुछ नया सीखते हैं और वो सकारात्मक सीखने का प्रयास करते हैं, तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक सीखते हैं तो नकारात्मक स्थानांतरण, कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, सीखने बिल्कुल देखिए बिल्कुल नहीं प्रभावित हो रहा है, तो शून्य स्थानांतरण हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, और मनोवैज्ञानिक परिघटना है, या भावात्मक जो है पर व्यवहार है। तो देखिए, चिंतन जो होता है, सोचना, एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। ध्यान रखिएगा, चिंतन जो है सोचने की एक प्रक्रिया जो होती है जिसे सोचना कहते हैं, ये एक संज्ञानात्मक जो है गतिविधि का हिस्सा है। ठीक है, ये पियाजे की औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था का भाग है। ध्यान रखिएगा, जिसमें चिंतन के माध्यम से जो है बच्चा जो है खोजबीन करने का प्रयास करता है, समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। पियाजे का अगर रिलेटेड आपने वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे जाकर के पुराने वीडियोस में जो है पियाजे से रिलेटेड थ्योरी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जो पड़ी होगी सीडीपी की क्लास से। ठीक है, उसके बाद आपका जो है पियाजे से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में जो है बच्चे जो है सामान्यता सीखें। देखिए, यहाँ पे कीवर्ड्स जरूर फोकस रखिएगा, ऐसे कीवर्ड्स पे जो है लाइन जरूर खींच लीजिएगा ताकि पेपर्स में जो है इस चीज़ों पे ध्यान रहे। बच्चे देखिए, ऑफलाइन एग्जाम में अक्सर बच्चे जो है क्वेश्चंस को रीड करने में, ठीक है, रीड करने में ही गलतियां करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ओएमआर फिलिंग करने में भी गलतियां कर देते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत ध्यान से रखना है। आपके पेपर से पहले मैं ज़रूर इस पे रिलेटेड वीडियोस बना दूंगा, मैंने अभी भी बनाया है, लेकिन अभी आपके पास वक्त है, अभी आप इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सिर्फ केवल अभी आप पढ़ाई और पेपर, ये दोनों सारे काम करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में जो है बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। क्या सीखते हैं? वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं, या मुख्य रूप से टीचर से सीखते हैं, या अकेले मतलब व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं, या केवल समूह में सीखते हैं। तो बाल केंद्रित कक्षा में जो है बच्चे व्यक्तिगत भी सीखते हैं, अपने स्वयं से सीखते हैं, अपनी स्वयं की जो है सोच से सीखते हैं, और जो है हमें जो है टीचर सिखाता है, मतलब सामूहिक रूप से सीखते हैं। तो इसका सही जवाब 8th का ए। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 में जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। ध्यान रखिएगा, हमें जो भी पढ़ाई करनी है वो टीचर सेंटर्ड नहीं रखनी है, टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा, टीचर सेंटर्ड नहीं चाहिए, हमें बाल केंद्रित शिक्षा पे ज़रूरत है, हमें ना चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की ज़रूरत है। जितना भी कुछ हम आसपास मतलब पढ़ाने से लेकर खेलने कूदने से लेकर कोई भी एक्टिविटी कराते हैं वो सारा केंद्रित होना चाहिए बच्चों पर। बच्चों के भविष्य के विकास से संबंधित होना चाहिए, बच्चे के शारीरिक विकास से संबंधित होना चाहिए, बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास से संबंधित होना चाहिए, बच्चे के जो है सामाजिकीकरण से संबंधित होना चाहिए, हर रूप में जो है बच्चे की से ही संबंधित होना चाहिए। कक्षा में जो है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत जो है
कक्षा में हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो बच्चे के जो है अनुरूप हो, जिस तरीके से बच्चा सीखना पसंद करे। बच्चों के जैसे मान लीजिए क्लासरूम में बैठे तो बच्चों की जो है क्लासरूम में दीवारों पर ड्राइंग लगा दीजिए, है ना, कलरफुल जो है रंगों से जो है दीवारों को सजा दीजिए, ताकि बच्चों को जो है पढ़ने में बच्चों को फील कराए कि वो बच्चे हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, अब ऐसा सिंपल सफ़ेद कलर की दीवार होगी तो बच्चों को मज़ा ही नहीं आएगा, है ना। तो बाल केंद्रित शिक्षा का यही मतलब है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है बच्चे के ही इर्द गिर्द हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। देखिए क्या है, प्रत्यक्षण या समायोजन या समावेशन या स्कीमा। तो देखिए पियाजे के जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वो प्रक्रिया जिसमें संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, ठीक है, उसे समावेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसको समावेशन कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का जो विकास होता है वो है जो दो चीज़ों हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, दो परस्पर चीज़ों से मिल से बनता है, इनके दोनों समावेश से बनता है ना। व्यक्ति का जो है पूरा जो है प्रक्रिया जो है हर किसी न किसी रूप में समावेश होता है ना। तो उसी चीज़ को ये डिफाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग पेपर में, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग कोशिश करते हैं कि पेपर्स को सॉल्व करें। इसी पेपर्स को जो है बहुत लोग जो है एक एक घंटा डेढ़ घंटा कराते हैं, जबकि आपका सिर्फ केवल समय वेस्ट होता है। अब मेरा प्रयास रहता है कि मैं उतने समय में दूसरा पेपर बना लूँगा, तब तक आप इन पेपर्स को है या अन्य पेपर्स को लगा लीजिए आधे घंटे के बाद। उसके बाद अन्य पेपर्स भी मैं आपको दे दूँ, ताकि वो भी आप लगे। पेपर्स में जितना हो सके आप पेपर्स लगाने पर फोकस करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक शिक्षिका जो है अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे जो है डैश को बढ़ावा मिलता है। क्या? पुनर्बलन या ज्ञान के सह संबंध और अंतरण या व्यक्तिगत भिन्नताओं या शिक्षार्थी स्वायत्तता पर बल मिलता है। तो देखिए इसका संबंध है ज्ञान के सह संबंध और अंतरण से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज्ञान के जो है सह संबंध और अंतरण से संबंधित है। देखिए एक विषय के क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय से जोड़ सकता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे बच्चे को मान लीजिए गणित आती है, ठीक है। अब गणित आती है तो एक तरीके से, या आप मान लीजिए उसको साइंस आती है। अब साइंस वाला जो है व्यक्ति रूप से एक तरीके से देखा जाए तार्किक होता है। अब ये जो है कहीं ना कहीं जो है कंप्यूटर चलाने को दिया जाए और कंप्यूटर में चीज़ों को प्रयोग करने के दिया जाए, तो वो चीज़ें जो है बच्चा बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है, इस चीज़ को समझ लेगा, क्योंकि दोनों ही तकनीकी चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं गणित भी जो है कंप्यूटर से लिंक्ड ही होती है, साइंस भी बहुत हद तक जो है कंप्यूटर पर आधारित होती है, तो इन चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है। तो जो है एक दूसरे से जो है लिंक्ड होता है। पर अगर गणित पढ़ा हुआ व्यक्ति को मदद करने के लिए बोला जाए कि भूगोल को इंटरलिंक करिए, तो नहीं कर पाएगा। तो यही कहा जाता है वो एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र में के ज्ञान के साथ जोड़ सके, ठीक है। तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सृजनात्मकता जो है मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। देखिए मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो देखिए सृजनात्मकता का संबंध होता है अपसारी चिंतन से। ध्यान रखिएगा दो टर्म्स हैं, ठीक है, ये टैग वर्ड है, ध्यान रखिएगा टैग वर्ड है। कभी भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाए पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है, एक उसमें होता है जो अगर क्वेश्चंस की जो प्रकृति होती है वो नकारात्मक होती है, तो आंसर होगा अभिसारी, ठीक है। लेकिन जहां भी अपसारी चिंतन का दिया हुआ हो, जिक्र हो, तो वहां अपसारी ही चिंतन होगा। अब मैं आपको डिफाइन करता हूं कि अपसारी चिंतन आखिर होता क्या है, इस चीज को समझिएगा। अपसारी चिंतन से जो होता है व्यक्ति का जो है तार्किकता का विकास होता है। ध्यान रखिएगा क्यों होता है ये मैं बताता हूं। श्रेष्ठ विचार बच्चे के अंदर पनपते हैं, विचारों की जो है संख्या जो है, मतलब विचार जो है पनपते हैं और ज्यादा संख्या में विचार पनपते हैं। तो अपसारी का मतलब होता है कोई व्यक्ति के द्वारा जो है एक से अधिक किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है एक से अधिक जो है सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड कराना, सॉल्यूशंस जो है देना, ठीक है। मतलब मैंने अगर बच्चे को जो है एक मैथ का प्रॉब्लम दिया, तो मैथ का बच्चे ने जो है मैथ को जो तो सॉल्व तो किया ही किया, मैथमेटिक्स को जो है लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने के साथ साथ एसएससी और बैंक वाले मेथड से भी पेपर पे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, मतलब शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व कर दिया, और उसको जो है अन्य मेथड से भी सॉल्व कर दिया, दूसरे टाइप के तरीकों से। तो बच्चे ने एक प्रॉब्लम को जो है कई सॉल्यूशन से सॉल्व दिया। मान लीजिए मैंने बच्चे से कहा कि मुझे ना यहाँ से दूसरी जगह जाना है, मैं कैसे जाऊँ? तो बच्चे ने कहा कि आप सर जो है
कार से जा सकते हैं। तो एक बच्चे ने कहा नहीं सर, आप कार की जगह जो है आप मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं, एक ने कहा साइकिल से भी जा सकते हैं, एक ने कहा पैदल भी जा सकते हैं, एक ने कहा जो है दूसरे की गाड़ी में बैठ। तो उसने एक तरीके से एक जगह एक रास्ते से दूसरे जाने के रास्ते पर जो है उसने कई जो है आपने को सुझाव दिए। आप उसमें से क्या चुनना चाहेंगे ये आपके ऊपर है। तो अब सारी चिंतन यही होता है, एक से अधिक सॉल्यूशंस देना, ठीक है। इससे बच्चे में जो है तार्किक क्षमता का विकास होता है। भाई बच्चा जो है एक से अधिक जो है सॉल्यूशंस तभी देगा ना जब बच्चा सोचेगा और गहन सोचेगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसको सोचेगा, तभी तो सॉल्यूशंस दे पाएगा, है ना। उसके अंदर वैचारिक जो है क्षमता बहुत अच्छी होगी, प्रबल होगी, उसने सोचने समझने की क्षमता अधिक होगी। सॉल्यूशंस जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो है गुण उसके अंदर विकसित हो चुके होंगे, ठीक है। तो सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी जो है मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह जो है प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, और वो विद्यार्थी रूप से जो है अभिप्रेरित है। किस रूप से अभिप्रेरित है? तो देखिए, व्यक्तिक रूप से अभिप्रेरित है, अनुभाविक रूप से अभिप्रेरित है, और आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, या बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो देखिए, वो बच्चा जो होता है वो जो मतलब एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल कठिन परिश्रम किया जा रहा है, ठीक है, और वो ताकि उत्तीर्ण हो सके, उसका मकसद है पास होना, तो वो आंतरिक रूप से प्रेरित है। मतलब उसको, बच्चे को बाहर से कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही इतना परिश्रम कर रहा है, वो खुद ही इतना मोटिवेटेड है, वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है, किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपना भला चाहते हैं, उनको पता होता है कि मुझे क्या चाहिए, उनको पता है कि मुझे एडमिशन लेना है, दाखिला लेना है, ठीक है। वो परिश्रमी होते हैं, इनको जो है कठिन परिश्रम से ही सुख की अनुभूति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ऐसे बच्चे जो होते हैं खुद ही खुश रहते हैं, ये चीज़ें होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप में से किसी को मैं आंतरिक प्रेरणा से आधारित बच्चों को जो है, आप में से कोई जो है सीटेट, आपका मकसद होगा, कई लोगों का मैं सीटेट निकाल करके जो है केवीएस या DSSB इन सब में नौकरी करना चाहूँगी, है ना, या चाहूँगा, ठीक है। अगर उसको मैं उसको ये सब रोक करके उससे कहा जाए IAS की तैयारी करिए, चलिए आपको इससे भी बड़ी नौकरी मिलेगी, लेकिन चूंकि उसका तो इसमें मन नहीं है, तो वो कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, आप उसे पढ़ा नहीं पाएंगे, वो सुखी नहीं होगा, दुख हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, ठीक है। तो वो बच्चा जो है, जो अपने आप को मोटिवेटेड रख रहा है, अपने आप को जो है उत्तीर्ण करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, तो वो आंतरिक चीज से प्रेरित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहार का करना पक्ष में किस पक्ष में आता है? तो देखिए, सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है, या सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आता है, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में आता है। देखिए, इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा और बहुत गौर से जो है इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। व्यवहार का करना जो होता है, ठीक है, वो सीखने के गतिक क्षेत्र में आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्यवहार का करना गतिक क्षेत्र में आएगा, ना कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में आएगा, ध्यान रखिएगा। कई लोगों ने जो है इसको C मार्क किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान एवं कला जो है प्रदर्शनियां जो है, संगीत और नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना जो है किस चीज़ के लिए है संबंध में? तो देखिए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने से संबंधित है, या विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, प्रतिष्ठित नहीं है, मेरे मुंह से बार बार गलती हो रही है, प्रशिक्षित करना, ठीक है, या विद्यालय द्वारा नाम जो है रोशन करना, या अभिभावकों को करने के लिए है। तो देखिए, इसका संबंध है, ये तो बिल्कुल समझ गए होंगे सारे ऑप्शंस पढ़ के। A नंबर है इसका। शिक्षार्थियों के जो अंदर जो है, बच्चों के अंदर जो है सृजनात्मकता मार्ग उपलब्ध कराने के दृष्टि से, देखिए, संगीत प्रदर्शनियां, इन सब के माध्यम से बच्चा जो है बच्चों के अंदर एक तरीके से सृजनात्मकता का विकास होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने जो है शिक्षार्थियों को अनेक तरह के जो है सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है। देखिए, एक टीचर जो है अपने बच्चों को जो है अनेक तरीके की सामूहिक गतिविधियां कराती रहती है। कभी सामूहिक चर्चा करा दिया, कभी समूह परियोजनाओं में भाग लेने, या कभी भूमिका निर्वाह में, है ना। वो सीखने के किस आयाम को उजागर कर रही है, ठीक है। तो देखिए, ऐसी शिक्षिका जो है, ऐसे ही टीचर को होना चाहिए, ठीक है। उसका मकसद होना चाहिए बच्चे का जो है संपूर्ण विकास करने से, तो ये अच्छा है। तो देखिए, ऑप्शंस देखते हैं पहले। सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, या मनोरंजन द्वारा अधिगम, या भाषा निर्देशित अधिगम, या प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो देखिए, इसका क्या आंसर है? तो सही जवाब होगा इसका A नंबर। देखिए, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ चलिए, A नंबर। स्टाइलस नहीं चल रहा है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है लिखने में, बहुत मुश्किलों से ऐसे लिख रहा हूँ तो हो जा रहा है, और जब मैं कुछ नाम लिखने का प्रयास, मान लीजिए शिक्षिका लिखूँ, तो देखिए नहीं हो रहा है।
चलिए चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम का प्रयास किया जाए। सामूहिक चर्चा में देखिए बच्चे जो है आपस में समूह में बैठेंगे, सामूहिक रूप से बात करेंगे, एक दूसरे की राय जानेंगे, एक दूसरे के जो है आंसर उत्तर देने का प्रयास करेंगे, प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे को नए नए सॉल्यूशंस देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। समूह परियोजना बनाएंगे, जब एक दूसरे को ग्रुप, जब हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाते थे तो हमारे प्रोजेक्ट में जो है दो चार जो है स्टूडेंट्स रहते थे। अब सबको एक एक अलग अलग काम दिया जाता था और समूहिक काम को जो है एक दूसरे को करना होता था, ठीक है। उसी तो एक दूसरे को जो है एक दूसरे को कहीं ना कहीं कोई मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो दूसरा इसकी मदद करता है, ठीक है। इसी तरीके से जो है सामाजिक गतिविधि बढ़ती है, ठीक है। बच्चों के अंदर सामाजिकता की भावना पैदा होती है, ठीक। जब एक शिक्षिका जो है दृष्टिबाधित शिक्षार्थी, मतलब देखिए एक टीचर है जो एक बच्चा है उसकी क्लास में जो मतलब देख नहीं सकता या उसको आंशिक रूप से देख सकता है, बहुत हल्के रूप से देख सकता है, उसको देखने में समस्या हो रही है, तो कक्षा के जो है अन्य शिक्षार्थियों के जो है साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह क्या है, तो कक्षा के लिए सीखने हेतु तो बाधाएं उत्पन्न कर रही है, यह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, यह सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, यह दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार वो कार्य कर रही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका आंसर बी नंबर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका जो है अपने शिक्षण में दृश्य, श्रव्य मतलब देखने और सुनने जैसी सामग्रियां और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि अब देखिए क्योंकि तो वह शिक्षक को आराम देते हैं या प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, ये वे शिक्षार्थियों को जो है वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या इसमें जो अधिक इंद्रियों का उपयोग जो है सीखने को संवर्धित करता है। तो देखिए इसका सही जवाब है, तो देखिए इसमें जो है अधिक इंद्रियों का उपयोग होता है, और वो जैसे देखने और सुनने का मतलब टीवी चला देना, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी, दौड़ भाग वाली एक्टिविटी करना, गेम खिलवाना बच्चे से, समूह में गेम खिलाना, है ना, खो खो जैसे टाइप का होता है ना, गेम खिला दे, खो खो होता है ना, कभी आपने खेला हो तो इस टाइप की गेम, तो इससे एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं बच्चों में, जो है एक ही समय में जो है दो चार चीज़ें सोचने, एक से एक शारीरिक क्षमता तो हो ही रही है बच्चे का, मानसिक भी तेज चलना होता है कि मुझे इससे तेज दौड़ना है ताकि मुझे खो खो में कोई पकड़ ना ले, है ना, मुझे चेयर पे जल्दी से बैठना होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इंद्रियों का, इसका आंसर बहुत गौर से ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा, ये सब क्वेश्चंस बहुत आसान हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है वहाँ पे पूछे जाएंगे सीटेट के एग्जाम्स में। क्वेश्चंस की जो है इस बार प्रकृति थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, मतलब कहने का है कि क्वेश्चंस जो है बड़े हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस यही होंगे, ध्यान रखिएगा। इसी क्वेश्चंस जो है को वो बड़े फॉर्म में दे देंगे ताकि आपका समय मतलब वेस्ट करेंगे, वो कोशिश करेंगे यही, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि ऐसे जो है क्वेश्चंस के लिए आप टैग वर्ड्स जो है तैयार कर लें आपने, ठीक है, ताकि आप अच्छे से सॉल्व कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। कोलबर्ग के अनुसार जो है सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के लिए जो है चिंतन प्रक्रिया को क्या कहेंगे। अब देखिए कोलबर्ग का जो है, अगर किसी को पता हो तो कोलबर्ग ने जो है नैतिक तर्कणा का सिद्धांत दिया था, नैतिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार जो है इन्होंने तीन जो है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल दिया था। मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं, ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा। नैतिकता जो है कोलबर्ग के किस नियम के अनुसार जो है नैतिकता बाहरी कारणों से निर्धारित होती है। ध्यान रखिएगा, नैतिकता का जो है निर्धारण जो है बाहरी कारणों से होता है, ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका जवाब देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति जो है आक्रामक व्यवहार करता, देखिए वो आक्रामक व्यवहार कर रहा है और विद्यालय के मानदंडों को भी नहीं मानता है। मतलब उसके नियम होंगे कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कोई गाली गलौज नहीं करेगा, कोई मारपीट नहीं करेगा, उसको भी नहीं मान रहा है, ठीक है। तो इस विद्यार्थी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए इसका भावनात्मक क्षेत्र मदद करना चाहिए, या उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, या संज्ञानात्मक क्षेत्र में मदद करना चाहिए, या मनोगत्यात्मक क्षेत्र में। तो इसको बच्चे के अंदर किस चीज़ का, तो देखिए ऐसे बच्चे के जो है भावनात्मक रूप से जो है कमी होती है, ठीक है। इनके जो है मैनर्स की कमी होती है। मैनर्स जो है घर वालों ने इसको मैनर्स सिखाई नहीं, बचपन में लाड़ प्यार से जाट पाला होगा, शैतानी करता होगा, खूब देते होंगे, है ना। तो ये चीज़ें होती है, भावनात्मक रूप से जो है बच्चे में जो है लगाव की कमी है। वो दूसरों से बात इसीलिए नहीं करता क्योंकि उसको भावनात्मक लगाव ही नहीं है। आप जो है जब किसी को, आप चाहे जितना भी गुस्से में हो, अगर सामने वाले पे आप गुस्सा होंगे भी और उसके बाद आपके अंदर उसके प्रति जो है भावनात्मक लगाव है ना, इमोशंस बह रहे हैं, तो वो आप कुछ भी हो सकता है, आप मारेंगे नहीं, आप डांटेंगे नहीं, किसी भी तरीके का आप कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। तो यही होता है, ठीक है।
तो भावनात्मक बच्चे के अंदर जो है लगाव नहीं है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। उसका जो है मानसिक जो है, अच्छा ये जो है स्थिति सामूहिक जो है समूह के प्रति जो है आक्रामकता जो है, इसके जो है मानसिक जो है एक तरीके कहीं ना कहीं मानसिक जो है अस्थिरता को भी दर्शाता है, अस्थिरता को भी दर्शाता है कि मान लीजिए बच्चा जो है अस्थिर है, कहीं ना कहीं इसका मान, क्योंकि हो सकता है कि घर में भी इसके यहाँ का ऐसा माहौल हो तो जिसकी वजह से उसका जो है दिमाग जो है फिरा रहता हो। ठीक है, अस्थिरता बनी रहती हो। तो ठीक, तो दो कारण हो सकते हैं, भावनात्मक हो सकते हैं या जो है उसका फैमिली का माहौल भी हो सकता है। ऑप्शन में कोई भी हो सकता है आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। एक सेकेंड प्लीज। हाँ चलिए फिर। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये जो है डैश में भी सहायता करती है। तो देखिए बच्चों को जो है हमें सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। तो दुश्चिंता, सामाजिकरण, मूल्य द्वंद्व और आक्रामकता, तो देखिए सामूहिक गतिविधियों से जो है बच्चे के अंदर जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया तेज होती है। बच्चा जो है समाज में जो है घुलने मिलने लायक हो जाता है, एक दूसरे से बात करने में अच्छा हो जाता है ना, मैनर्स फुल अच्छा हो जाता है। वो दूसरों को जो है समूह में लड़ाई नहीं करता, किसी के साथ किसी के भावनात्मक लगाव उसका बढ़िया हो जाता है। तो ये सारे जो है क्वालिटीज़ उसमें अंदर डेवलप होने लगती है। ठीक है, तो हमेशा बच्चे को जो है प्रेरित करना चाहिए जो है ग्रुप्स में बैठने के लिए, दूसरे बच्चों के साथ। अगर आपका बच्चा छोटा है तो उनको जो है दूसरे बच्चों के साथ हमेशा बैठाइए, उनके साथ खाना खाने दीजिए, है ना। कभी कभी बच्चों के जो हाथ से दूसरों को जो है गरीबों को, या रोड में आप चल रहे हैं तो कुछ भी दान देने का प्रयास करिए। इसके अंदर जो है बच्चों के जो अंदर इमोशंस बढ़ते हैं, वो समझता है कि ये भी चीज़ होने से कुछ खुशी मिलती है। जब वो दूसरा व्यक्ति जिसको मिलेगा, मान लीजिए आपने एक बिस्किट का पैकेट जो है किसी के माध्यम से, बच्चे के माध्यम से दिलाने के प्रयास किया, तो वो कुछ ना कुछ बोलेगा, आशीर्वाद देगा, खुश रहेगा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलेंगे। तो ये बच्चा देखता है, इन चीज़ों से सीखता है। तो इसलिए हमेशा जो है बच्चे के अंदर जो है समाजीकरण की जो है प्रक्रियाएं बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। समाजीकरण में वो जो जो कर सकते हो वो सारे प्रयास करने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। समावेशी जो है शिक्षा जो है किस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये ना ये सारे टैग वर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये सारे टैग वर्ड्स हैं। इन टैग वर्ड्स के आंसर बिल्कुल ऑप्शंस देख के ही नज़र में ही आंसर मिल जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से देखिए प्रोत्साहित करना होता है। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है, पहले जहाँ पे सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ जहाँ अमीर और गरीब वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ जो है छोटे वो चाहे किसी भी रूप रंग के हों, चाहे अमीर हों चाहे गरीब, उस सभी प्रकार के जो हैं उस स्कूल में पढ़ते हों, ऐसी शिक्षा को है। चाहे वो किसी भाषा के हों, चाहे वो किसी रंग के हों, चाहे जिसके पास कितना भी पैसा हो, चाहे कितना गरीब हो, वो सारे स्कूल जो है ऐसे स्कूल जहाँ सभी प्रकार के बच्चे जो है पढ़ते हैं, उसे समावेशी क्लासरूम कहते हैं, समावेशी स्कूल कहते हैं, है ना। तो देखिए वो जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई, अन्य प्रकार की योग्यताएं, स्थिरता को ध्यान रखें बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। देखिए ठीक है, मतलब शारीरिक बौद्धिक रूप से कमज़ोर हो, सामाजिक रूप से कमज़ोर हो, भाषिक रूप से कमज़ोर हो, या अन्य किसी भी रूप से योग्यताओं को, स्थिति को ध्यान में रखे बिना, मतलब सभी प्रकार के बच्चों को शामिल कर लेते हैं। ऐसे स्कूल्स को जो है यहाँ पे यहाँ देखिए सभी बच्चों को शामिल करती है, है ना। तो इसका आंसर जो है डी नंबर हो गया। इसको समझाने जैसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने आपको डिफाइन कर दिया इस चीज़ को। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। देखिए आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधि में भागीदारिता और समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और चिंतन पैटर्न। देखिए आनुवांशिकता जो होती है का मतलब होता है कि माता पिता से मिलने वाले गुण। अब अक्सर देखिए आपके आंखों का रंग जो होता है वो माता पिता से मिलता है गुण कहीं ना कहीं। अगर आपका आंखों की पुतलियां जो है काली हैं तो आपके माता पिता की भी होंगी, अगर रंगीन है तो माता पिता से हो सकता है आपकी भी आंखें जो है रंगीन हो सकती हैं। ठीक है, तो आनुवांशिकता के गुण को ये प्रदर्शित करता है, ध्यान रखिएगा आंखों का रंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती हैं। तो देखिए योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश या भिन्न प्रकार की जो है पाठ्य चर्चा की आवश्यकता, या उसके जो है उनके ज्ञान की सीमा या आवश्यक उपचारात्मक जो है युक्तियों। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, तो देखिए इसका जो है आंसर है डी नंबर।
ठीक है, आवश्यक उपचारात्मक जो है युक्तियां जो है इसका आंसर है। ठीक है, व्यक्तिगत जो है परामर्श द्वारा जो है इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए कौन से कारक जो इसके अतिरिक्त हैं, तो पौष्टिकता की गुणवत्ता, अगर हम उसको बच्चे को जो है अच्छा खाना देंगे तो क्या शारीरिक जो है उसका आकार जो है बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। सांस्कृतिक से उसका जो है शारीरिक जो है बढ़ने के साथ साथ उसका मानसिक जो है विकास होगा। शिक्षा की जो है गुणवत्ता के माध्यम से जो है सभी जो विकास होगा, विकास को जो है आकार दिया जा सकता है, लेकिन शारीरिक गठन से जो है कोई उसके संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण जो है, हाँ, सुनने में जो है उसके कमी से जिसको सुनने में समस्या है, इससे ग्रसित बच्चा जो है कक्षा में किस रूप से जो है कुंठा का जो है शिकार हो जाएगा? मतलब उसको लगेगा कि यहाँ मैं नहीं बैठूंगा, यहाँ नहीं पढ़ूंगा, इन लोगों के बीच में नहीं बैठूंगा। तो देखिए ऑप्शंस देखते हैं। दूसरे के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, जब या दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, या प्रस्तावित जो है पाठ्य पुस्तक को पढ़ने में अक्षमता, या खेल कूद में भागीदारी निभाने में अक्षमता। तो देखिए कुंठा का तब शिकार हो जाएगा, ठीक है, जब वो बात करने में उसको दिक्कत होगी दूसरों बच्चों के साथ। अगर मान लीजिए सुनने में समस्या है और दूसरा बच्चा उससे बोलेगा, तो क्योंकि वो तो सुन नहीं पा रहा है तो वो समझेगा ही नहीं पाएगा, उसको सूचना बांट ही नहीं पाएगा, वो अपनी बात नहीं कह पाएगा, दूसरे लोग उससे बात नहीं कर पाएंगे। ऐसे समस्या पे जो है वो बच्चा जो है कुंठा का शिकार हो जाएगा, है ना, उदास हो जाएगा, उसका मन हताश हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को जो है पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि ऐसे बच्चों को है जो है हम जो है संकेत विधि, कई जो है संकेत विधि के द्वारा पढ़ा सकते हैं। संकेत जो है संकेत के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, हस्त प्रणालियों के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हाथ कोई भी हस्त प्रणाली अपना सकते हैं, या फिर हम अन्य जो है सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से जो है किस समस्या के लिए संबंधित है? तो देखिए ये कई बार आपने क्वेश्चंस देख लिया होगा, कई बार पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चंस तो आपसे गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। ये पढ़ने से संबंधित है। ऐसे बच्चे को जो है पढ़ने की समस्या होती है ना, पढ़ने की समस्या होती है, अक्षरों का ज्ञान होता नहीं है, उसको समस्या होती है। ठीक है, इन चीज़ों से। चलिए, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना जो है उसे सीखने में थोड़ा समय लगाती है, ज़्यादा समय लगाती है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो व्यक्तिक भिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने की प्रक्रिया कहती है। तो देखिए सीमा अच्छे से पढ़ लेती है, लीना जो है वो थोड़ा देर से समझती है। तो ये व्यक्तिक भिन्नता का संकेत है। मतलब हर व्यक्ति की जो है भिन्नताएं अलग होती है, सोच अलग होती है, क्षमता अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा देर में सीखता है, कोई जल्दी उसको याद रहता है, कोई लंबे समय के लिए याद रहता है, कोई जल्दी जल्दी भूल जाता है, कोई बच्चों को बार बार याद करना पड़ता है। ये व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। ठीक है, ये किसी प्रकार का दोष नहीं है, किसी प्रकार का विकार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जल्दी भी सीख लेते हैं और थोड़ा समय लेते हैं, मान लीजिए एक चैप्टर को याद करने में आप 4 घंटा लेते हैं मान लीजिए, और एक व्यक्ति जो है उसे 7 घंटा ले रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास आपका मकसद है पढ़ाई करना, और पढ़ाई चाहे वो 2 घंटे में हो चाहे 10 घंटे में हो, आपको बस उस चीज़ को मकसद आपका पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो सीखने में कोई दिक्कत नहीं, ये व्यक्तिगत भिन्नता का संकेत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा लेनी होगी। तो हमने पहले भी बता चुके हैं कि परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ेंगे, या अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, या कोचिंग में उन्हें पढ़ाया जाएगा। देखिए, तो ऐसे बच्चों को जो है प्रतिभा जो है शाली बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको जब उनका जो है IQ अच्छा होता है, उनकी जो है क्षमता अच्छी होती है पढ़ने लिखने समझने की तार्किक, तो उसके लिए उनको जरूरी है कि उनको अन्य विद्यार्थियों के साथ जो है मेल मिलाप करने दिया जाए, उनके साथ चर्चा का हिस्सा लेने दिया जाना है, प्रतियोगिताओं में भाग लेने दिया जाए। जब वो अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी क्षमता और बेहतर होगी, क्योंकि वो बच्चे उससे क्वेश्चन पूछेंगे, उसके क्वेश्चंस का जवाब देगा, फिर उसके बाद उस जवाब देने के बाद फिर से कोई ना कोई क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे। तो ये ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है हमें किस चीज़ से बचाती है? तो देखिए, लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह और लैंगिक जो है संवेदनशीलता। तो देखिए इसका संबंध किस चीज़ से है? तो एक अच्छी पुस्तक जो होती है वो हमें जो है लैंगिक जो है पूर्वाग्रह से बचाती है। मतलब हमारे जो है अंदर जो है सोच जो होती है कि स्त्री और पुरुष को लेकर के जो सोच होती है कि लड़कियां जो है खाना बनाएंगे, लड़के खाना नहीं बनाएंगे, लड़के गाड़ी चलाएंगे, लड़के कार चलाएंगे, लड़के फाइटर
फाइटर प्लेन चलाएंगे, लेकिन लड़कियां ये सब कार्य नहीं कर सकती। अंतरिक्ष में केवल लड़के जा सकते हैं, लड़कियां नहीं जा सकती। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह से बच जाती है हमको अच्छी किताबें। क्यों? देखिए, अच्छी किताबों में ये सारे टॉपिक्स शामिल होते हैं। लैंगिक समानता के बारे में आपने पढ़ते हैं यहाँ पर बुक्स, अच्छी बुक्स में। सांस्कृतिक शिक्षा के बारे में आप पढ़ते हैं, है ना। उन 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 जो है अच्छे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो जिन्होंने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल करी होती है, चाहे वो लड़कियां हो सभी, क्योंकि किताब जो है कभी भेदभावपूर्ण नहीं होती है, ठीक है। उसमें सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। वो महिलाओं के लिए भी समान है और आदमियों के लिए भी समान है, ठीक है। उस सामाजिक उत्तरदायित्व कुछ जो है उसमें भरे होते हैं, तो आदमी के अंदर जो है सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है ना। ये सब अच्छी पुस्तक के माध्यम से जो है हम पढ़ते हैं और फिर हम जो है इस चीज़ से हम बचने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आज का जो है आखिरी क्वेश्चन है, तो इसका जवाब देते हैं। चलिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर जो है बच्चा वस्तु स्थायित्व के गुणों को प्रदर्शित करने लगता है? देखिए, ये क्वेश्चंस जो है कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे इसको। और हम चाहेंगे कि आज का जो है होमवर्क ये भी आपका हो। आज हमने 2 होमवर्क दिया है, जिसमें जो है हमने कोलबर्ग का जो है कौन से सिद्धांत के अनुसार जो है नैतिकता जो है बाहरी कारणों से निर्धारित होती है, और एक ये भी होमवर्क है आपका दूसरा क्वेश्चन, जो तीसरा मतलब क्वेश्चन है, पियाजे का ये आंसर आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जितना हो सके आप पेपर्स लगाइए, और अगर आपको कोई भी पेपर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, आपको और भी पेपर से संबंधित जो है कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं। हम उसको सॉल्व करने का ज़रूर प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। और हमारे जो है हमने जैसा कहा आपसे कि आप इसको सॉल्व करने से पहले टैगवर्ड्स वाला जो है वीडियो ज़रूर देख लीजिए। टैगवर्ड्स वाले वीडियो को देख करके जो है आपको जो है प्रॉब्लम्स जो है आपको कोई भी सीटेट से लेट के ईवीएस गणित किसी भी क्वेश्चंस में गलत होने के चांसेस जो है आपके बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।